बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेजर कलबरन ने अपनी बाकी मानदा लश्कर के साथ पसपाई अख्तियार की थी। अभी उसकी निगाहें कोहिस्तानी सिलसिले के उस हिस्से की तरफ थी जो लगभग 9 मील पीछे था, इसलिए कि वहाँ पानी का जखीरा था और वहाँ पहुंचकर मेजर कलबरन उस पानी से मुस्तफीद होना चाहता था। नसीर खान के हमलों से बाहर निकलते हुए आखिर मेजर कलबरन एक महफूज जगह पर पहुंचने में कामयाब हो गया। वहां उसने अपने लश्करियों को जमा किया ताकि जायजा ले सके कि कौन गुज़श्ता जंग में मारा गया है। जब उसने अपने लश्करियों को लाइन में खड़े होने का हुक्म दिया तो मेजर कलबरन ने अंदाज़ा लगाया कि जिस वक्त वो सक्कर से रवाना हुआ था उसके साथ 13 अंग्रेज अफसर थे, जिनमें से सिर्फ 5 जिंदा बचे थे। उनके अलावा अनगिनत सिपाही भी अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे थे। बहरहाल अपने लश्कर का बेपनाह नुकसान कराने के बाद मेजर कलबरन नाकाम व नामुराद बमुश्किल 20 सितंबर को सक्कर पहुंचने में कामयाब हुआ था। दूसरी जानब काहान किले में मैसूर कप्तान लुइस ब्राउन को तो सिर्फ ये खबर थी कि सक्कर से मेजर कलबरन एक बहुत बड़े लश्कर के साथ उसकी मदद के लिए रवाना हो चुका है। फिर 31 तारीख को कप्तान लुइस ब्राउन और उसके साथ काहान किले के अंदर मैसूर दीगर अफराद ने कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर गोलियों और तोपों के चलने की जब आवाजें सुनी तो उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि मेजर कलबरन का हमला आवर बलोचों के साथ टकराव हो गया है। लिहाजा 31 अगस्त का दिन कप्तान लुइस ब्राउन और उसके साथियों के लिए बड़ा तजस्सुस का दिन था। वो ये जानने के लिए बेचैन व बेताब थे कि अगर बलोचों ने मेजर कलबरन पर हमला किया है तो उसका अंजाम क्या हुआ है। इसके बाद लुइस ब्राउन और उसके साथियों को कुछ मालूम न हो सका, न वो ये जान सके कि मेजर कलबरन को शिकस्त हुई है या वो फाते रहा है, और न ही उसे मेजर कलबरन के लश्कर की वापसी की कोई इत्तला मिली थी। अब कप्तान लुइस ब्राउन और उसके साथियों को ये परेशानी हो रही थी कि कुमुक वाली फौज कहाँ गई। मेजर कलबरन चूंकि शिकस्त उठाकर वापस जा चुका था, कोहिस्तानी सिलसिले में खामोशी तारी हो गई थी। लिहाजा कप्तान लुइस ब्राउन की समझ में नहीं आ रहा था कि इस अजीब और खौफनाक खामोशी की वजह क्या हो सकती है। कई दिन मेजर कलबरन के कानवाई की आमद की कोई आसार दिखाई न दिए तो कप्तान लुइस ब्राउन ने खुद को दिलासा देने के साथ साथ अपने साथियों की ढारस भी बंधाना शुरू कर दी। उसने अपने दिल में ये उम्मीद डाल ली थी कि दरान नफसक बहुत दुश्वार गुजार है, इसलिए फौज ने दूसरा तवील तर रास्ता अख्तियार कर लिया होगा और उनकी आमद में मजीद 8-10 दिन लग सकते हैं। बहरहाल हर गुजरने वाला दिन कप्तान लुइस ब्राउन और उसके साथ काहान किले में मैसूर लश्कर के लिए परेशानियों में इजाफा करता चला गया था, इसलिए कि हर दिन उम्मीद की बराबरी कम करता चला जाता था। उम्मीद व बीम की ये हालत करीब करीब नाकाबिले बर्दाश्त लगती थी, मगर फिर भी कप्तान लुइस ब्राउन और उसके साथियों को बहरहाल इंतजार के अलावा कोई चाराकार भी न था। सितंबर को बलोच अपने घोड़े सरपट दौड़ाते हुए काहान के किले के करीब आए और बुलंद आवाज में उन्होंने कप्तान लुइस ब्राउन को इत्तला दी कि मेजर कलबरन की सरकर्दगी में आने वाले कानवाई को हमने बदतरीन शिकस्त दी है और मेजर कलबरन अपने लश्कर का नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाने के बाद वापस जा चुका है और उसके पास जो तोपें थीं न सिर्फ उन पर हमने कब्जा कर लिया है बल्कि मेजर कलबरन के राशन और हथियारों के सारे जखीरे भी हमारे कब्जे में आ चुके हैं। उन्होंने ये भी इंकिशाफ किया कि मेजर कलबरन के कुछ साथी जख्मी हालत में भी उनके पास मौजूद हैं। उन सवारों ने कप्तान लुइस ब्राउन को ये भी पेशकश की कि वो 1-2 दिन तक काहान किले के सामने कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर वो 3 तोपें भी उसे दिखा सकते हैं जो मेजर कलबरन शिकस्त के बाद अपने पड़ाव में ही छोड़कर भाग गया था। चंद दिन का वक्फा डालने के बाद कप्तान लुइस ब्राउन और उसके साथियों ने देखा कि बलोचों ने मेजर कलबरन से जो 3 तोपें छीनी थी उन्होंने काहान शहर के ऐन सामने कोहिस्तानी सिलसिलों के ऊपर खड़ी कर दी थी। कप्तान लुइस और उसके साथी उन तोपों को देखकर अफसरदा हो गए थे और उन्हें यकीन हो गया था कि बलोचों ने या तो मेजर कलबरन के लश्कर का पूरी तरह सफाया कर दिया है या उसे ऐसा नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है कि मेजर कलबरन अपने बाकी मांदा साथियों को लेकर वापस सक्कर की तरफ चला गया है। कप्तान लुइस और उसके जवान अपने सामने अपनी 3 तोपों को देखते हुए बेहद फिक्रमंद हुए। कप्तान लुइस दूरबीन के जरिए कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर खड़ी की जाने वाली तोपों को बड़े गौर से देख रहा था।
जहां उसे तोपें दुश्मन के हाथ लगने का अफसोस था, वहां उसे तोपों का जायजा लेते हुए ये भी एहसास हुआ था कि तोपें दुश्मन के लिए ज्यादा कारआमद न हो सकती थी। पहली बात यह कि उनकी मेखें निकाल दी गई होंगी, दूसरी बात यह कि उनका गोला बारूद मौजूद न होगा, और आखिरी बात यह कि इन बलोचों को मालूम न होगा कि तोपों को किस तरह लोड किया जाता है और उन्हें किस तरह चलाया जाता है। कप्तान लिविस ब्राउन की खुशकिस्मती के जिस वक्त वो दूरबीन के जरिए उन तोपों को देख रहा था, उसने देखा कि बलोच तोपों के गिर्द जमा थे और तोपों के मुख्तलिफ हिस्सों को वो बड़े गौर और अचंभे से देख रहे थे। उनके इस अंदाज से कप्तान लिविस ब्राउन बड़ा खुश हुआ और उसने ये अंदाज़ा लगा लिया कि ये तोपें अब बलोचों के लिए खिलौनों से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। ताहम लिविस ब्राउन और उसके साथियों को जब यकीन हो गया कि मेजर कलबरन का सारा लश्कर या तो तबाह बर्बाद कर दिया गया है या ये कि मेजर कलबरन नाकाबिल तलाफी नुकसान उठाने के बाद वापस चला गया है, तब कप्तान लिविस ब्राउन को यकीन हो गया कि अगर इसी तरह वो काहान किले में मैसूर रहा तो उसकी और उसके साथियों की जिंदगी ज्यादा अरसे तक वफा न कर सकेगी और काहान को बलोच उनके लिए एक ऐसे जमदान में तब्दील कर देंगे जहां ज्यादा दिन उनके लिए जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा इन हालात में कप्तान लिविस ब्राउन बड़ी शिद्दत से मरी कबीले के सरदार दोदा खान से सुलह कर लेने के मुतालिक सोचने लगा था। इन हालात के तहत कप्तान लिविस ब्राउन ने शेर बेग बुगटी को तलब किया। जब वो उसके पास आया तो उसके हाथ कप्तान लिविस ब्राउन ने मरी कबीले के सरदार दोदा खान के पास एक पैगाम भिजवाया। ये पैगाम कुछ यूं था: दोदा खान, मैं आपको आपका किला इस शर्त पर वापस करता हूँ कि आप मुझे मैदानों तक बहिफाजत पहुँचाने की शख्सी जमानत देंगे, वरना मैं यहाँ 2 माह मजीद रहूँगा। उस वक्त तक का राशन मेरे पास मौजूद है। ये ख़त मरी कबीले के सरदार दोदा खान के पास जब पहुँचा तो उसने अपने सारे सरकर्दा सरदारों और आदमियों को जमा किया और फिर सोच विचार के बाद कुरान पर एक मजहबी हलफ उठाया ताकि अगर कप्तान लिविस ब्राउन 3 दिन तक किला खाली कर दे तो वो मैदानों तक उसके हर किस्म के मुखालिफिन से उसकी हिफाजत करेंगे। ये फैसला होने के बाद कप्तान लिविस की तरफ पैगाम भिजवाया गया कि उसकी तजवीज़ को मंजूर किया जाता है और उसके साथ सुलह की आखिरी गुफ्तगू करने के लिए दोदा खान का भतीजा खुद कप्तान लिविस से मिलने के लिए आएगा। मरी कबीले के सरदार दोदा खान का ये जवाब सुनकर कप्तान लिविस ब्राउन और उसके साथी बेहद खुश हुए थे और उन्हें अब यकीन हो गया था कि मरी कबीले के साथ उनकी सुलह हो जाएगी और वो बआफियत अपनी जानें बचाती हुई किला काहान से निकलने में कामयाब हो जाएंगे। सरदार दोदा खान के भतीजे के आने और इस माहदे को आखिरी शक्ल देने का इंतजार करने लगे थे। चंद रोज बाद कप्तान लिविस ब्राउन सार्जेंट करीम खान को कोई काम सौंप रहा था कि हसीन व जमील सेमल आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उस कमरे में दाखिल हुई और कप्तान लिविस से मुखातिब हुई। कप्तान लिविस, मैं एक इंतहाई अहम मौजू पर आपसे गुफ्तगू करना चाहती हूँ। इसके लिए आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे सकते हैं? इस पर कप्तान लिविस बोल पड़ा, देख सेमल, मैं सार्जेंट करीम खान को फारिग कर दूं, फिर तुमसे गुफ्तगू करता हूं। सेमल जट कहने लगी, जिस मौजू पर मैं गुफ्तगू करना चाहती हूं उसके दौरान अगर सार्जेंट करीम खान यहीं रहे तो मुझे कोई एतराज नहीं। अगर ऐसी बात है तो कहो सेमल, तुम क्या कहना चाहती हो? कप्तान लिविस ब्राउन ने बड़ी नरमी से सेमल को कहने की इजाज़त दे दी थी। इस पर सेमल बोल पड़ी, कप्तान लिविस ब्राउन, आप जानते हैं कि क्लार्क मुझसे मंसूब था। आप ये भी जानते हैं कि वो जंग में मारा जा चुका है। आप इस इंकिशाफ से भी बेखबर नहीं होंगे कि अगर इस जंग के दौरान रोजी खान मेरी मदद न करता तो आज मैं यहाँ महफूज और मामून न होती। रोजी खान ने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई और चंद दिन तक बाहिफाजत मुझे लिए हुए इधर उधर फिरता रहा। इस दौरान उसने मेरी बेहतरीन खिदमत की और मेरी जान मेरी इज्जत दोनों की हिफाजत की। कप्तान लिविस, मैं रोजी खान के इस रवैये इस किरदार से बेहद मुतासर हुई हूँ। लिहाजा काफ़ी सोचो विचार के बाद मैंने फैसला किया है कि मैं रोजी खान से शादी करना चाहती हूँ। क्या इस सिलसिले में आप लोगों में से किसी को कोई एतराज़ है? सेमल के इस इंकिशाफ पर जहाँ कप्तान लिविस ब्राउन सोचो विचार में पड़ गया था, वहाँ सार्जेंट करीम भी किसी कदर हैरतज़दा सा होकर उसकी तरफ देखने लगा था। कप्तान लिविस ने लम्हा भर के लिए सार्जेंट करीम की तरफ देखा। इसके बाद उसने सेमल को मुखातब किया, देख सेमल,
ये तुम्हारी ज़ाती ज़िंदगी का फैसला है, कोई एतराज़ नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हें एक भाई की हैसियत से मशवरा दूंगा कि इतना बड़ा फैसला करने से कबल तुम्हें पहले ये मालूम करना चाहिए कि क्या रोज़ी खान तुम्हें अपनाने पर तैयार हो जाएगा। जवाब में सैमुअल झट से बोल पड़ी, देख कप्तान लिविस ब्राउन, क्या तुम समझते हो मुझ जैसी खूबसूरत, हसीन और सफ़ेद चमड़ी की लड़की को रोज़ी खान अपने लिए एक नेमत उज़्मा नहीं ख्याल करेगा। उसे जब खबर होगी कि मैं उसे चाहती हूँ, उसे पसंद करती हूँ और उससे शादी की ख्वाहा हूँ, मेरे ख्याल में वो सोचे समझे बगैर शादी करेगा और मुझे अपनी ज़िंदगी का साथी बनाने का ख्वाहा हो जाएगा। कहो, इस सिलसिले में तुम्हारा क्या ख्याल है। लिविस ने कुछ सोचा, फिर सार्जेंट करीम की तरफ देखा। करीम खान, तुम्हारा इस सिलसिले में क्या ख्याल है। करीम खान ने एक निगाह सैमुअल पर डाली, फिर उसने कप्तान लिविस की तरफ देखा। मेरे ख्याल में रोज़ी खान सैमुअल के साथ शादी करने से इनकार कर देगा, इसलिए कि उसके पहले से बीवी बच्चे हैं। सैमुअल ने तेज निगाहों से करीम खान की तरफ देखा और बोली, देख सार्जेंट करीम खान, तू ये बात किस बिना पर कह सकता है कि रोज़ी खान मुझसे शादी पर आमादा न होगा। करीम खान फिर बोल पड़ा, मिस, रोज़ी खान जिस इलाके का रहने वाला है वो पठानों के इलाकों से मुल्हिक और मुत्तसिल है। रोज़ी खान पठान है और मैं उसका हमसाया हूँ। मुझसे बेहतर रोज़ी खान को कोई और नहीं जानता। मिस सैमुअल, पठान जहाँ जिंदगी की खेती में मुस्कुराते गुलाब जैसा नरम होता है, वहाँ हैबत से खौफ कर देने वाली चट्टानों जैसा सख्त भी होता है। देख मिस सैमुअल, तू मुझे ये बता, जिस वक्त रोज़ी खान ने तेरी जान बचाई और तुझे लिए इधर उधर घूमता रहा, क्या उसने तुझे गलत निगाह से भी देखा। जवाब में सैमुअल झट से बोल पड़ी, नहीं सार्जेंट, उसने अपनी जान पर खेलते हुए मुझे खैमे से निकाला और एक घड़े में ले गया। इसके बाद मेरे लिए आज़ादी की राह तलाश करता रहा। इस दौरान उसने कभी निगाह भर के मेरी तरफ नहीं देखा। अगर कभी मैं उसे मुखातब करती थी तो अक्सर औकात उसकी निगाहें ज़मीन की तरफ झुक जाती थीं। जवाब में करीम खान मुस्कुराते हुए कहने लगा, देख मिस, लिख रखो, जो शख्स इतने दिन तुम्हारे साथ अकेला रहने के बावजूद तुम्हारे हुस्न, तुम्हारी सफ़ेद चमड़ी से मुतासर न हो सका, वो कैसे अपनी बीवी बच्चों को फरामोश करके तुम्हारे साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगा। सैमुअल भी बड़े वसूख से कहने लगी, देख सार्जेंट करीम खान, मुझे 100% यकीन है कि रोज़ी खान को जब ये खबर होगी कि सैमुअल उसे पसंद करने लगी है, तो मेरे ख्याल में जहाँ वो अपनी ज़ात पर फख्र करेगा, वहाँ वो मुझे अपनी ज़िंदगी का साथी और अपनी रफ़ीक़ा कार बनाते हुए फ़ख्र महसूस करेगा। इस दौरान कप्तान लिविस कुछ सोचता रहा था। जब सैमुअल खामोश हुई तब लिविस ब्राउन बोल पड़ा, देख सैमुअल मेरी बहन, मैं तुम्हें मायूस नहीं करता। अभी तो मैं मरी कबीले के सरदार दोदा खान के आदमियों से गुफ्तगू करने के लिए अपने चंद साथियों के साथ किले से बाहर निकलने लगा हूँ। मेरे ख्याल में अगर आज हमारी गुफ्तगू उनके साथ कामयाब रही तो अव्वल तो आज ही, वरना कल हम यहाँ से सक्कर की तरफ रवाना हो जाएंगे। मैं दोदा खान के साथियों से मिलकर आऊँ, इसके बाद मैं वापस आके रोज़ी खान को बुलाऊंगा और तुम्हारी मौजूदगी में उससे पूछूंगा कि अगर सैमुअल उसे पसंद करे और उसकी ज़िंदगी की साथी बनना चाहे तो उसका क्या जवाब होगा। तुम्हारी मौजूदगी में रोज़ी खान जो जवाब देगा वो मुझे भी काबिल कबूल होगा और तुम्हें भी उसे कबूल करना होगा। सैमुअल फौरन बोल पड़ी, कप्तान लिविस ब्राउन, मैं तुम्हारे इस फैसले की कदर करती हूँ, इसे कबूल करती हूँ। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि मेरी खातर तुम रोज़ी खान से इस मौजू पर गुफ्तगू करोगे। जिस वक्त तुम मरी कबीले के सरदार दोदा खान से गुफ्तगू करने के बाद लौटोगे, मैं खुद ही तुम्हारे इस कमरे में आ जाऊंगी और मेरी तुमसे गुजारिश है कि वापस लौटती ही तुम रोज़ी खान को भी यहाँ बुला लेना ताकि फैसला हो जाए। शाम के करीब सैमुअल फिर कप्तान लिविस ब्राउन के उस कमरे में दाखिल हुई। उस वक्त कप्तान स्कॉटन भी वहाँ बैठा हुआ था। सैमुअल को देखते ही लिविस ब्राउन और स्कॉटन दोनों अपनी जगह पर खड़े हुए। शायद लिविस ब्राउन ने सैमुअल का सारा मामला स्कॉटन को पहले से समझा रखा था। हाथ के इशारे से लिविस ब्राउन ने सैमुअल को बैठने के लिए कहा। फिर उसकी आवाज बुलंद हुई, देख सैमुअल मेरी बहन, मैंने आते ही तुम्हारा मामला तय करने के लिए रोज़ी खान को बुलाया है और ये भी हुक्म दिया है कि करीम खान को भी उसके साथ बुलाया जाए। मेरे ख्याल में थोड़ी देर तक वो आते हैं और तुम्हारी मौजूदगी में ही ये सारा मामला तय हो जाता है।
मैंने इस सारे मामले की तफसील स्कॉटन से भी कह दी है। जवाब में सैमुअल बोल पड़ी, कप्तान लिविस ब्राउन, उनके आने तक क्या आप मुझे उस गुफ्तगू की तफसील नहीं बताएंगे जो मरी कबीले के नुमाइंदों से हुई है? कप्तान लिविस मुस्कुराते हुए कह लगा, देख सैमुअल, मरी कबीले के लोगों से बात करने के लिए मैं और स्कॉटन गए थे और हमारे साथ हमारे चंद मुहाफ़िज़ भी थे। मरी कबीले के सरदार दोदा खान की तरफ से उसका भतीजा आया था और उसके साथ उसके अपने मुसल्लह जवान भी थे। किले से बाहर निकलकर हम लोग सब के सब जमीन पर एक गोल दायरे की शक्ल में बैठ गए। सलाम व दुआ के बाद दोदा खान के भतीजे ने बड़ी माकूलियत के साथ अपनी बातचीत का आगाज किया। उसने इस उम्मीद का इजहार किया कि अब उसके कबीले और बरतानवी लोगों के दरमियान मुस्तकिल अमन हो जाना चाहिए। उसने ये भी कहा कि बलोच सिर्फ अपने वतन और अपनी जिंदगियां बचाने के लिए अंग्रेज़ों से लड़े और ये कि उन्होंने ज़ाती अनात की बिना पर हमारे एक भी शख्स को कत्ल नहीं किया था। उस गुफ्तगू के दौरान हमारे और उनके दरमियान जो मामला तय हुआ है वो ये कि बलोच हमें बाआफियत यहाँ से वापस निकल कर जाने का मौका देंगे और इन कोहिस्तानी सेशनों से बाहिफाजत और बगैर किसी दिक्कत के गुजरने के लिए बलोच हमें गाइड भी मुहैया करेंगे जो हमें महफूज तरीन रास्तों से कोहिस्तानी सिलसिले की भूल भुलैयों से निकालेंगे। मुझे बलोचों की तरफ से गद्दारी की कोई मामूली अलामत भी दिखाई नहीं दी। इस तरह ये दिलचस्प कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। अब हम 1-2 रोज तक वापस कूच कर जाएंगे। देख सैमुअल, ये कॉन्फ्रेंस भी अजीब थी जो जमीन की नंगी पीठ पर हुई। दोनों तरफ से हालांकि बदतरीन दुश्मनी का इजहार किया गया था, पर उस कॉन्फ्रेंस के बाद हम एक दूसरे को अपना सबसे बेहतरीन दोस्त ख्याल कर रहे हैं और स्कॉटन कम अज कम इस कॉन्फ्रेंस को आसानी से फरामोश न कर सकेंगे। और इस कॉन्फ्रेंस पर ही हमारा सबसे बड़ा एनिसार है, इसलिए कि इस कॉन्फ्रेंस ही की वजह से हमें यहाँ से निकलकर बाहिफाजत वापस जाने का मौका मिल रहा है। इस कॉन्फ्रेंस से पहले मैं बलोचों को इंतहाई वहशी और खूनख्वार समझता था, लेकिन इनसे मुलाकात के बाद हमने इन बलोचों को सबसे ज़्यादा महज़ब और शाइस्ता इंसान पाया। हमने इनसे मुलाकात करके इनके कौल पर एतमाद का इजहार किया। इससे वो खुद भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। गो 4 तवील महीनों तक हम एक दूसरे के हलाकत आफरीन दुश्मन बने रहे, लेकिन 1 घंटे की इस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही हम बेहतरीन दोस्त भी बन गए। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने हमसे निजात पा ली है। मेरा इसमें भी कोई शक नहीं कि हमें भी अपनी आज़ादी पाकर बेइंतहा मुसरत महसूस हो रही है। यहाँ तक कहने के बाद कप्तान लिविस ब्राउन खामोश हो गया, इसलिए कि उसी लम्हे सार्जेंट रोजी खान और सार्जेंट करीम खान दोनों एक साथ उस कमरे में दाखिल हुए थे। हाथ के इशारे से कप्तान लिविस ब्राउन ने उन्हें सैमुअल के सामने वाली नशिस्तों पर बैठने के लिए कहा। जवाब में वो दोनों वहां बैठ गए। रोजी खान ने निगाह उठाकर सिर्फ एक बार सैमुअल की तरफ देखा था, इसके बाद उसकी तरफ से दोनों ही बेपरवाह हो गए थे। जब वो दोनों बैठ गए तब कप्तान लिविस ब्राउन ने गुफ्तगू का आगाज किया। रोजी खान, मैं तुम्हें एक अरसे से जानता हूँ। तुम इंतहाई मुखलिस, दलेर, जांबाज और निडर इंसान हो और रेजिमेंट में तुम्हारी कारकर्दगी इंतहाई आला और बेहतरीन रही है। तुम जानते हो मैंने तुम्हें किस सिलसिले में यहाँ बुलाया है। इस पर रोजी खान ने सर उठाकर कप्तान लिविस की तरफ देखा, फिर धीमी सी आवाज में कहा, कप्तान लिविस ब्राउन, मैं जानता हूँ आपने मुझे क्यों तलब किया है। यूं तलब किए जाने की सारी तफसील मुझे मेरा भाई करीम खान पहले ही बता चुका है। मैं और करीम खान गुज़श्ता कई सालों से इस रेजिमेंट में इकट्ठे हैं और हम एक दूसरे को अपने सगे भाई जैसा ख्याल करते हैं, एक दूसरे को खूब समझते हैं और एक दूसरे की तर्जुमानी करना भी खूब जानते हैं। कप्तान लिविस, सैमुअल ने जो कुछ कहा था उसका जवाब करीम खान ने दिया था। मेरे ख्याल में वही जवाब काफ़ी। रोजी खान, तुम्हारे दोस्त करीम खान ने जो कुछ कहा था वो मैं पहले ही सुन चुका हूँ, लेकिन जो कुछ मैं तुमसे पूछने लगा हूँ उसका जवाब मैं तुम्हारी जुबान से चाहता हूँ, इसलिए कि तुमने सैमुअल की जान बचाई, अपनी ज़िंदगी अपनी जान पर खेल के इसे महफूज किया, इसकी जान, इसकी इस्मत की हिफाजत की। तुम्हारे इस रवैये से ये बेहद मुतासर हुई और तुम्हें पसंद करने लगी। यूं जानो सैमुअल अब तुम्हें चाहती है, तुमसे मोहब्बत करती है और इस बात की ख्वाहिशमंद है कि तुम इससे शादी करके इसे अपनी बीवी बनाओ, अपने साथ रखो। कहो, इस सिलसिले में तुम क्या कहते हो। कप्तान लिविस ब्राउन, मैं गुफ्तगू कर रहा था कि आपने मेरी बात काट दी।
मैं कह रहा था कि सैमुअल की तरफ से जो पेशकश हुई थी उसका जवाब मेरे भाई करीम खान ने पहले ही दे दिया था। मैं आपको बता चुका हूँ कि हम दोनों दोस्त एक दूसरे की मिजाज को खूब समझते हैं और एक दूसरे के जज्बात की तर्जुमानी भी करना जानते हैं। मेरे ख्याल में मेरी तरफ से जो जवाब करीम खान ने दिया था वो काफ़ी था। कप्तान लिविस ब्राउन, आप जानते हैं मैं नौशहरा और पेशावर के दरमियान एक घड़ी का रहने वाला हूँ। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं उन्हें धोखा और फरेब नहीं दे सकता। कप्तान लिविस, बेशक सैमुअल हसीन खूबसूरत सही, लेकिन हुस्न और खूबसूरती की खातर मैं अपने बीवी बच्चों से मुंह तो नहीं मोड़ सकता। मुझे अफसोस है कि मैं सैमुअल से शादी नहीं कर सकता। इस सिलसिले में सैमुअल को भी बुरा मानने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि सैमुअल खूबसूरत है, हसीन है। इसे एक नहीं जिंदगी के कई साथी मुयसर आ सकते हैं। इसके साथ ही रोजी खान और करीम खान एक दूसरे को इशारा करते हुए उठ खड़े हुए। करीम खान कहने लगा, कप्तान लिविस, अब हमें जाने की इजाज़त दीजिए। कप्तान लिविस ब्राउन कहने लगा, हाँ अब तुम दोनों जा सकते हो। इसके साथ ही रोजी खान और करीम खान उस कमरे से निकल गए। उनके जाने के बाद सैमुअल बेचारी थोड़ी देर तक अजीब सी अंदाज में गर्दन झुकाए बैठी रही, फिर चुपचाप कुछ कहे बगैर उठी और वक्त के खदुखाल में रेजा रेजा हो जाने वाले अनासर की तरह वो उस कमरे से निकल गई थी। उसकी इस हालत पर कप्तान लिविस ब्राउन और स्कॉटन भी अफसरदा हो गए थे। 2 दिन बाद कप्तान लिविस ब्राउन अपनी रेजिमेंट के बचने वाले साथियों को लेकर काहान किले से निकला और जिधर से आया था उधर ही को वापस जा रहा था। अजीम बलोचों ने उसे जो हिफाजत से निकल जाने का वादा दिया था उस पर वो पूरी तरह अमल पैरा रहे, बल्कि लिविस ब्राउन और उसकी रेजिमेंट के साथियों पर भी मेहरबानी करते हुए मरी कबीले के सरदार दोदा खान ने अपनी तरफ से गाइड भी मुहैया किए ताकि कप्तान लिविस अपने साथियों के साथ बाहिफाजत और आसानी से कोहिस्तानी सिलसिले को अबूर करके अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाए। यूं अजीम बलोचों से मामला तय करने और उनके सामने झुक जाने के बाद कप्तान लिविस और उसकी रेजिमेंट के आदमियों को उस जंदान से निजात मिली थी जो काहान की सूरत में अजीम बलोचों ने उनके लिए तैयार किया था।